प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और हमने स्नेल के नियम का इस्तेमाल करके किसी कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाया था और हमने आपको ये दिखाया भी था कि जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश किरण निर्गत होती है तो वह आपतित किरण के समानांतर होती है। ठीक है, आज विद्यार्थी, आज की जो हमारी कक्षा है इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि अपवर्तन के कारण कुछ प्रमुख घटनाओं को, जैसे किसी पानी में डाली गई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि किसी तरल के अंदर यदि कोई वस्तु रखी है तो उसकी आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है। और साथ ही हम डिस्कशन करेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और साथ ही हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि किसी पानी के अंदर मछली को बेचने में क्यों कठिनाई होती है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, जो क्वेश्चन के तौर पर आता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और ये इस प्रकार है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों या क्यों प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है कि जब पानी में हम किसी पेंसिल को डालते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है विद्यार्थी, आइए सबसे पहले आप एक बर्तन ले लीजिए और ये कांच का बर्तन है और इस बर्तन में आप पानी भर लीजिए। ठीक है, मैंने कांच का बर्तन क्यों लिया है, ताकि पानी के अंदर यदि आप पेंसिल को डालेंगे तो ये बाहर से आपको दिखाई देगी कि ये मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है। आइए, ओके, तो मैंने यहाँ पर इस बर्तन में तरल भर लिया है। ठीक है, पानी की जगह पर आप तरल लिख सकते हैं। ठीक है, पानी की जगह पर क्या लिख लीजिए, तरल, क्योंकि किसी भी तरल में आप इसको डुबा सकते हैं। और इस तरल में आपने एक पेंसिल को डाला है। पेंसिल का कुछ भाग तरल से बाहर है, लेकिन अधिकांशतः जो भाग है वो तरल के अंदर है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने पेंसिल दिखा दी। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए, इस पेंसिल को आप कब देख सकते हैं, जब इस पेंसिल से आने वाली प्रकाश किरणें आप तक पहुँचे या प्रेक्षक तक पहुँचे। तो इस पेंसिल को देखने के लिए हमको यहाँ एक प्रेक्षक रख देना है। ठीक है, आप एक प्रेक्षक हो गए। प्रेक्षक का मतलब होता है जो किसी घटना को देखता है, तो ये आप हो गए और ये आप प्रेक्षक हैं। ओके विद्यार्थी, इस पेंसिल को देखने के लिए पेंसिल से आने वाली प्रकाश किरणें आपके नेत्र तक पहुंचनी चाहिए। चलिए हम सबसे पेंसिल के सबसे निचले किनारे को, सबसे अंतिम छोर को, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, वहां से प्रकाश किरण लेते हैं। ये प्रकाश किरण पेंसिल के इस सबसे निचले छोर से निकलती है, पानी के सरफेस पर पहुंचती है। पानी के सरफेस पर जब वो पहुंचती है तो उसके आगे माध्यम चेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि यह अगर वाटर है, बर्तन में हमने वाटर रखा है, तो इस बर्तन के बाहर जो है वो हवा है, एयर है, और वाटर की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक कम होता है, क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है देन रिस्पेक्टली वाटर। और इस कारण क्या होगा कि जो प्रकाश किरण वाटर से हवा में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, और अभिलंब से जब दूर भागेगी तो यह ऐसा प्रतीत होगा जैसे प्रकाश किरण जो है वो अपनी दिशा को बदल दे रही है। ओके, तो अब ये देखिए, इस प्रेक्षक को ये किरण इस प्रकार आती हुई दिख रही है। तो जब ये प्रेक्षक इस किरण को पीछे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, तो इसको लगेगा कि पेंसिल का जो नोक है वो इस पॉइंट ए पर नहीं है, बल्कि कहाँ है, पॉइंट बी पर है। और क्योंकि कोई भी, थोड़ा सा गौर करते हैं, कोई भी प्रकाश किरण जब आप तक आती है तो आपको लगता है जैसे वो सीधे चल कर आ रही है। उसके अपवर्तन कारण मुड़ाव को आप जब प्रतिबिंब बनाते हैं, आपके नेत्र पर जब प्रतिबिंब बनता है, तो ये बात आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, आपका नेत्र नहीं समझ पाता है कि ये प्रकाश किरण कहीं से मुड़ कर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे ये प्रकाश किरण जो है वो सीधे आ रही है। तो इस प्रेक्षक को लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है वो पॉइंट ए से नहीं आकर कहाँ से आ रही है, पॉइंट बी से आ रही है।
और पॉइंट बी से आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो नोक होगा वो इस प्रेक्षक को कहाँ दिखेगा, पॉइंट बी पर दिखेगा। और ये तभी संभव है जब ये पेंसिल क्या हो जाए, छोटी प्रतीत हो, या छोटी प्रतीत हो। छोटी प्रतीत होने का मतलब है कि यह छोटी तभी प्रतीत होगी जब क्या होगी, मुड़े, ऐसे लगेगी जैसे ये मुड़ गई है, क्योंकि इतनी लंबी है। अगर इसको छोटी प्रतीत होना है तो इसको क्या होना होगा, मुड़ जाना होगा। तो इस प्रकार से यह पेंसिल आपको यहाँ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जैसे पानी के अंदर पेंसिल टेढ़ी हो गई है। तो ये जो घटना होती है, ये घटना क्यों होती है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, कोई दिक्कत, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी पानी तरल के अंदर डूबी हुई जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ओके, थोड़ा सा गौर करते हैं। आइए हम एक दूसरे घटना को लेते हैं, और यह घटना है कि तरल में या तरल में डूबी हुई वस्तु की आभासी गहराई, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपेरेंट डेप्थ ऑफ बॉडी इन एनी लिक्विड। तो लिक्विड तरल के अंदर डूबी गई वस्तु की आभासी गहराई हमको कैलकुलेट करनी है, और ये आभासी गहराई क्या होगी। ये तो स्पष्ट है कि किसी भी तरल में यदि कोई वस्तु डूबी है तो उसकी जो एक्चुअल गहराई है, वास्तविक गहराई है, जैसे यहाँ देखिए ये वास्तविक तौर पर ए पॉइंट तक ये गहरा है, लेकिन ये कैसा व्यवहार करता है, जैसे प्रेक्षक के लिए ये कहाँ हो, बी पर हो। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरल में डूबी हुई वस्तु की जो वास्तविक गहराई होती है वो वास्तविक गहराई अधिक होती है, और आभासी गहराई जो प्रेक्षक को प्रतीत होती है वो कम प्रतीत होती है। तो ये कितना कम होती है, तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में हमने एक वस्तु यहाँ रखा है, और ये इस वस्तु को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ओ से, और इस ऑब्जेक्ट ओ की वास्तविक जो गहराई है उसको मैंने एच लिया है। ये क्या है, वास्तविक गहराई है, मतलब ये वास्तव में यहाँ है। अब वास्तविक गहराई का मतलब ये होता है कि जब इसके अंदर पानी नहीं है तो इसकी जो वास्तविक गहराई होती है वो कितनी है, एच है, वो जहाँ है वहीं दिखेगा। अब इसके अंदर हम एक तरल भर देते हैं। ओके, जैसे हमने तरल भर दिया क्या होगा, अब थोड़ा सा गौर करते हैं। जैसे आप तरल भरते हैं तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जब तरल से बाहर जाती है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। और मुड़ जाने के कारण क्या होगी, अगर यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है तो इस प्रेक्षक को ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, सीधे उसको लगेगा ये किरण जो है सीधे हमारे तक आ रही है, तो ये यहाँ से आ रही है। तो ये अब ये वस्तु की जो गहराई प्रतीत होगी, चूंकि ये वस्तु का प्रतिबिंब अब आई पर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आभासी गहराई, और इसको हम लोग एच से सूचित कर रहे हैं। और एच क्या है, आभासी गहराई है। तो इनके बीच रिलेशन क्या है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच क्या संबंध है, तो इसको हम लिखते हैं कि आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। ओके, तो आभासी गहराई कितनी है, स्मॉल एच है, स्मॉल एच मैंने इसको माना है, और वास्तविक गहराई को एक कैपिटल एच माना है, और अपवर्तनांक इसका मैंने मान लिया है इस तरल का एन। तो स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बाई एन, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक होगा। चूंकि ध्यान दीजिए एन का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, तो किसी भी संख्या पर यदि एक से बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस संख्या को कम करेगी। तो इसका मतलब होगा कि एच कम होगा हमेशा किससे, एच से, यदि अपवर्तनांक एक से बड़ा हो। अब मान लीजिए पानी हम हटा देते हैं, किसी प्रकार का हमने तरल नहीं रखा है, पानी हटा देते हैं, तो पानी हटा देने का मतलब क्या है कि इस बर्तन के अंदर जब पानी हटा देंगे तो क्या भर जाएगा, हवा भर जाएगा, और बाहर भी क्या है, हवा है। अपवर्तनांक एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ तुम 1 रखोगे तो एच बराबर क्या होगा, कैपिटल एच होगा। इसका मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई यदि आपने कोई तरल नहीं भरा है तो एक समान होगी, लेकिन जैसे आप तरल डालते हैं आपकी आभासी गहराई की होती है वो कम प्रतीत होगी वास्तविक गहराई से। कोई दिक्कत?
तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। और जो PDF मैं इसके साथ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, उसमें सब बातें सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए जैसे आपको एग्ज़ाम में स्टडी करनी है। ओके, तो ये तो हो गया आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। विद्यार्थी, एक तीसरा है कि तरल में मछलियों को बेधने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका भी कारण क्या है? मान लीजिए आपके पास ये एक तालाब है और इस तालाब में ये तरल भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है, कोई मछली है, और आपको भाले से इसको क्या करना है, हुप लेकर, भाले लेकर इसको आपको मारना है मछली को, ताकि आप मछली को पकड़ सके। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप प्रेक्षक हैं और आपने अपने हाथ में एक भाला लिया है, तो आपको मछली जहाँ दिखेगी वहीं ना आप भाला चलाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, मछली यहाँ पर है, इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण है जैसे ही वाटर सरफेस से हवा में जाती है तो क्या होती है, मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर भागती है। ये अभिलंब है तो आपको लगेगा मछली यहाँ नहीं है बल्कि कहाँ है, यहाँ पर मछली है। आपको लगेगा मछली जो है वो आपकी यहाँ पर है, तो आप भाला कहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे, जबकि मछली कहाँ है, इस पॉइंट पर है। ये कभी भी आप इसको बेध पाओगे, नहीं बेध पाओगे। लेकिन लोग बेध देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस से, सालों साल के एक्सपीरियंस उनको ये मालूम चल जाता है कि वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। दिमाग एक बहुत बड़ा, एक तरह से मानिए तो सुपर कंप्यूटर की तरह है, और दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं अनुभव से कि कहाँ हम मारेंगे, कहाँ उसकी आभासी गहराई होगी, जहाँ वो वास्तविक गहराई होगी, अगर उसकी आभासी गहराई दिख रही है तो, ताकि मछली हम मार सके। ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं, चौथा, और इसको कहा जाता है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय का वास्तविक सूर्योदय से पहले होना, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। और ये दोनों जो घटनाएं होती हैं, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। आइए हम इसको समझते हैं। विद्यार्थी, ये हमारा अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस पर आप यहाँ खड़े हैं। चूँकि अर्थ सरफेस की अपेक्षा आप बहुत छोटे हैं, लेकिन चित्र में मैंने आपको इतना बड़ा दिखा दिया जैसा लग रहा है कि आप अर्थ सरफेस पर एक दानव की तरह खड़े हैं। ठीक है, मतलब दानव तो होते नहीं हैं, मतलब बहुत सुपरमैन की तरह जो बहुत लंबा है। सुपरमैन भी लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, एक लंबे आदमी पर कोई फिल्म बनाता है, साइंस फिक्शन तो कहा जाता है। हल्क होता है ना जी, लंबा, हल्क की तरह है। हल्क देखें, हल्क फिल्म? नहीं, आप लोग रिक्शा वाला फिल्म देखिए, निरहुआ रिक्शा वाला। कुछ साइंस फिक्शन की फिल्में भी देखनी चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये प्रेक्षक हो गया, और ये है आपका वायुमंडल। क्योंकि वायुमंडल निर्वात की अपेक्षा सघन माध्यम में सूर्य की किरणें जब चलती है सन के सरफेस से, तो वो पूरा भाग निर्वात होता है, वो पूरा क्षेत्र निर्वात होता है। उसके बाद वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल के निचले सतह की ओर आती है, सरफेस की ओर आती है, तो वहाँ हवा का घनत्व या वायुमंडल का घनत्व बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है जब वो सूरज से निकलती है, और इस तरह से क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। वो अगर यहाँ से ऐसे आ रही है तो अभिलंब मतलब नीचे की ओर ऐसे झुकेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है सूर्योदय, सनराइज। ये सनराइज का वक्त है, और अभी सन जो है वो क्षितिज पर नहीं आया है। ये आपका वर्टिकल, ये आपका क्षितिज है। क्षितिज का मतलब वह बिंदु जो किसी पृथ्वी की सतह जिस पर आप खड़े हैं वहाँ के समानांतर हो। तो मान लेते हैं ये सूर्य जब यहाँ पर आएगा तब ना आपको ये दिखेगा जी, अभी तो आपको ये दिखेगा नहीं। लेकिन यहाँ जब तक वो सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी विलंब है। लेकिन यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, जब ये प्रकाश किरणें ये यहाँ से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो देखिए क्या होगा, ये अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब की ओर क्या होंगे, झुकने लगेंगे, क्योंकि आपको कहा जाता है कि प्रकाश ये विरल माध्यम से किधर आ रही है, सघन में, कि वायुमंडल सघन है।
तो इसका मतलब है कि अभिलंब की ओर झुकेगी और ये इस प्रकार से मुड़ते हुए आपके नेत्र को पहुंचेंगी, इस प्रकार से देखिए। ओके, क्योंकि हमारा नेत्र ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि प्रकाश किरण मुड़ रही है, तो उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है वो पीछे बढ़ाएगा, उसको लगेगा ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, और उसको सन जो है वो क्षितिज के कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा, जबकि सन कहाँ है, अभी क्षितिज पर आया ही नहीं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन उसको सूर्य दिखना शुरू हो गया। ऐसा आप सुबह सुबह में जब छत पर सोए हुए हैं, गर्मी का दिन है, तो सुबह सुबह में जो आपको रेड सन दिखता है, एकदम रेड, तो वो जो सन है वो सूर्योदय से पहले का सन है। मतलब सूर्योदय आपके नज़र में, आपके नेत्र पर सूर्योदय पहले ही हो गया है, अग्रिम हो गया है, जबकि अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से अभी सन जो है क्षितिज पर आया नहीं है। ये जो समय होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट का होता है। कितना होता है? 2 मिनट, मतलब 2 मिनट पहले आपको सूर्योदय से 2 मिनट पहले आपको दिखाई देंगे। अब चलिए, ये है ईस्ट, मतलब ये पूरब था, और ये है वेस्ट, पश्चिम। अब सूरज पश्चिम में जाकर क्या हो गए, डूब गए, ठीक है। अब यहाँ पर पश्चिम में जाकर सूर्यास्त हो गया और सूरज क्षितिज से नीचे चला गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैं सूरज नहीं गति करता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो अब यहाँ पर क्षितिज पर तो है नहीं, तो ये प्रेक्षक इसको देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये प्रेक्षक इसको देखेगा। क्यों? क्योंकि इससे आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं, जो वायुमंडल नहीं होता तो अंतरिक्ष को चली जाती, वो किरणें प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ गई, और मुड़ कर क्या हुई, प्रेक्षक तक पहुंच रही। तो इसको प्रेक्षक को क्या लगेगा कि ये किरण जो है वो यहाँ से आ रही है, और सूर्य का जो प्रतिबिंब होगा वो उसको यहाँ बनेगा। ये क्षितिज के ऊपर है ना, ये क्षितिज हो गया, तो क्षितिज के ऊपर है, तो इसको लगेगा सूर्योदय अभी, सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है। तो ये यहाँ पर सूर्यास्त हो गया है, लेकिन ये इसको लगेगा सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, और इसके बीच कितना का विलंब होता है, ये भी टाइम होता है 2 मिनट का, 2 मिनट का यहाँ विलंब होता है। तो सूर्योदय से पहले सूर्य दिखना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखना, ये कहा जाता है विलंबिक सूर्यास्त, और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। ओके, तो ये 2 मिनट का समय होता है। तो ये क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये शाम के समय आपको एकदम रेड सन दिखाई देगा, एकदम लाल गोल, ठीक है। तो आप समझिए एकदम रेड सन आपको दिखाई देगा, और फिर धीरे 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 उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो घटती चली जाएगी, और अंततः वो गायब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हमने यहाँ तक आपको 4 बातें बताई। एक और बातें मुझे बतानी है, जो वो है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, वाई स्टार इज ट्विंकलिंग, और उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ओके, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चलिए, हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हो जाते हैं, प्रेक्षक हैं हम, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा हमारी साइज बहुत कम है, लेकिन थोड़ा मैंने बड़ा इसको दिखाया, ठीक है। और हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, हमारे ऊपर पूरा वायुमंडल है ये, ओके। और वायुमंडल जो है, ऐसी बात नहीं कि वायुमंडल का घनत्व जो है वो सभी जगह एक समान है। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, घनत्व घटते चले जाते हैं, और जैसे आप पृथ्वी के सतह के निकट पहुंचते हैं, घनत्व बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन के कारण पृथ्वी के सतह के निकट हवा का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि भारी जो गैसेस हैं वो कहाँ रहती हैं, पृथ्वी सतह के निकट रहती है। जैसे आप ऊपर जाते हैं, हल्की गैसें आपको मिलेंगी, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें मिलती हैं, और यह जो होती हैं वो गैसेस जो होती हैं वो हल्की होती हैं, ठीक है। और इस कारण पृथ्वी के सतह के निकट घनत्व अधिक होता है और ऊपर घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर हम बढ़ता हुआ घनत्व दिखा रहे हैं। घनत्व, और घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब अपवर्तनांक भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर घनत्व बढ़ेगा तो वो सघन माध्यम हो गया, तो बढ़ता हुआ घनत्व नीचे की ओर है।
अब विद्यार्थी, ये ऐसी बात नहीं है कि ये पूरा वायुमंडल जो होता है वो शांत होता है, बल्कि इनमें हवा जो होती है प्रवाह वो बहती रहती हैं, और हवा के बहाव होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। इन दोनों के कारण इसके घनत्व जो होते हैं बदलते रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो मान लीजिए इस लेयर में जो घनत्व है, मैं इसको काल्पनिक लेयरों में बांट देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास हमने 3 लेयर लिए हैं, तो इन लेयरों में जो हवा का घनत्व है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि संवहन होता है, उसके बाद कंडक्शन के कारण क्या बोलते हैं, रेडिएशन के कारण आपके जो इसके जो ये ठंडे होते हैं, गर्म होते रहते हैं, तो इनके घनत्व बदलते रहते हैं। और घनत्व बदलने का एक और कारण है हवा का प्रवाह। हवा बहती भी रहती है ना, हवा तो बहती भी रहती है, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर होगा तो इन तमाम कारणों से ये घनत्व जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और अगर ये घनत्व अपवर्तनांक से संबंधित है, तो अगर ये चेंज होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, यदि ये चेंज होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, चेंज होगा। और अपवर्तनांक जब चेंज होगा तो इसका मतलब है कि प्रकाश किरण जो है वो उनकी स्थिति भी क्या होगी, बदलेगी। जैसे यहाँ देखिए, मान लेते ये स्टार है, अब ये स्टार से लाइट आ रहा है, निर्वात में चलते 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 जैसे ही वो इस प्रेक्षक तक पहुँच रहा है वो मुड़ जा रहा है, क्योंकि वो सघन माध्यम में जा रहा है, यह विलंब हो गया। तो इस प्रेक्षक को, इस तारे की जो स्थिति है वो यहाँ दिखेगी। कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। लेकिन साथ में क्या होगा कि हवा के घनत्व तो निरंतर बदल रहे हैं, तो निरंतर बदलने के कारण क्या होगा कि हवा घनत्व जब बदलेंगे तो अपवर्तनांक बदलेगा, और अपवर्तनांक बदलेगा तो कभी प्रकाश किरण इस प्रकार ऐसे मुड़ेगी और कभी प्रकाश किरण ऐसे मुड़ेगी। थोड़ी सी क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है इन अपवर्तनांक में परिवर्तन कारण इन किरणों, इस किरण में जो प्रेक्षक तक पहुँचे थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होगा, इधर उधर ये फ्लैक्चुएट करेगी, और इस कारण क्या होगा कि ये तारे कभी यहाँ दिखेंगे और ये तारे कभी यहाँ दिखेंगे। क्योंकि ये दोनों के बीच इतना कम डिस्टेंस होता है, इतना कम ये गैप होता है कि ऐसा बात नहीं कि मतलब तारे अभी यहाँ दिख रहे हैं सिर के ऊपर, फिर उस साइड उधर दिखने लगे, उधर दिखने लगे, इतना नहीं होता है। बहुत अल्प इसके किरण में परिवर्तन होता है, क्योंकि घनत्व में बहुत अल्प परिवर्तन होता है। और इस कारण क्या होता है कि तारे लगते हैं जैसे हल्का हल्का खिसक रहे हैं, और ये खिसकने के कारण क्या होती है कि उनकी जो तीव्रता होती है, उनसे आने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपके आंखों पर कैसी प्रतीत होती है, कम और ज़्यादा प्रतीत होती है। और इस कारण ये आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लग रहा है कि जैसे वो अपनी आभासी स्थिति क्या हो रहा है, बदल रहे हैं। क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि उनकी आभासी स्थिति में जो बदलाव हो रहा है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाइएगा। बस आपको लगेगा जैसे उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो घट बढ़ रही है, लग रहा है कभी चमक रहा है, कभी लग रहा है कि स्लो पड़ जा रहा है, चमक रहा है, स्लो पड़ जा रहा है। तो ये तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, होता है। और ये टिमटिमाने की घटना केवल यही नहीं होती है। टिमटिमाने की घटना आपको आप अपने गांव के बाहर चले जाइए, और गांव के बाहर चले जाइए और उस दिन जाइए जिस दिन थोड़ा सा हवा चल रही है, हवा एकदम सुहानी हवा चल रही है, और आप गांव के बाहर खड़े होकर दूर के किसी लाइट सोर्स को देखिए। जैसे दूर का कोई लाइट सोर्स, जैसे दूसरे किसी गांव में बॉल जल रहा है, ठीक है, या फिर दूसरे किसी गांव में दिया जल रहा है, आप उसको जब गौर से देखिएगा, अगर आपकी आंखें ठीक है, मेरी जैसे नहीं है, ठीक है, नहीं चश्मा लगाना पड़ेगा, तो अगर दूर का जो लाइट सोर्स है यदि आपको वो दिखेगा तो आपको टिमटिमाता हुआ दिखेगा। क्योंकि वायुमंडल में हवा के बहाव के कारण हवा का जो वायुमंडल का घनत्व है उस थोड़ा बहुत बदलता रहता है, और उसके कारण वो क्या है, उससे आने वाले लाइट जो है वो इधर उधर फ्लैक्चुएट करती रहती है अपवर्तन कारण, और इस कारण वो आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप मून पे चले गए, कहाँ चले गए, मून पर, मून समझते हैं ना, चंद्रमा, और मून पर आप खड़े हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं आप मून पर चले गए हैं, तो मून पर क्या आपको स्टार टिमटिमाते हुए दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि मून पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए अपवर्तन की घटना नहीं होगी, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं होगी। जहां स्टार है सीधे आपको वहीं दिखाई देंगे, उनकी आभासी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन कारण। लेकिन अगर आप वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, मून पर चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो आपको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। हाँ, उनके कलर जरूर चेंज होंगे,
उनके कलर आप किसी स्टार को देखिएगा तो उसके कलर्स जो होते हैं अगर उसको गौर से देखिएगा तो वो चेंज होते रहते हैं ब्लू से रेड की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन के कारण उनमें जब विस्फोट होता है तो वो फैल जाते हैं और उस एनर्जी जब उससे निकलती है और तो वो सिकुड़ जाते हैं, और फैलने और सिकुड़ने के कारण उनसे आने वाले जो वेवलेंथ हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है, या आपके ये सब एमएससी में पढ़ाया जाता है क्यों ऐसा होता है। कलर बदल सकते हैं लेकिन टिमटिमाएंगे नहीं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैंने इस तमाम बातों को लिख दिया है, और नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, उस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल टी, इंटरनल आई, रिफ्लेक्शन आर, TIR। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। रुको।